हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जी हाँ, आई होप कि आप लोग मस्त होंगे और व्यस्त होंगे इन दिनों अपनी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारियों में। तो इन्हीं तैयारियों को और अच्छा बनाने के लिए हम लेके आ गए हैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे आज कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की। तो जी हाँ, एक छोटा सा रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का इस चैप्टर का, और इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनका हम रिवीजन करेंगे, और इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी बेस्ड जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हैं या आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हम लोग क्या पढ़ना है इसमें। तो जो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर है इसमें पहले हमें सोचना चाहिए कि क्या क्या पढ़ना है। जैसे एक तरह से माइंड मैप आप लोगों को बनाना चाहिए। तो जब भी आप पढ़ने बैठें एक डायरी लेके बैठिए ज़रूर, और उस डायरी में बिना बुक ओपन किए एक छोटा सा माइंड मैप बनाइए कि इस चैप्टर में क्या क्या गिवन है, मतलब इस चैप्टर में है क्या क्या, और हम कहाँ तक पढ़े हैं, क्या हमारा अच्छे से नहीं तैयार है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए। जैसे अगर हम लोग कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का माइंड मैप तैयार करना चाहें, माइंड मैप का मतलब ये हो गया कि एक छोटा सा आंख बंद करिए और 10 से 15 सेकंड के अंदर आपको इस चैप्टर की खास खास बातें, जो इम्पोर्टेंट बातें वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोगों का जो टारगेट रहेगा वो रिवीजन रहेगा। तो हम लोग करेंगे रिवाइज ऑल कॉन्सेप्ट्स, और दूसरा जो रहेगा प्रैक्टिस ऑफ ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो लिखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर से आए हुए हैं। तो हमारे दिमाग में ये रहना चाहिए कि जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं उनको हम एक बार ज़रूर सॉल्व कर लें, और एक चीज़ ये रहना चाहिए कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि कॉन्टिन्यूटी कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएशन कैसे कैसे करते हैं, और कितने तरह के फंक्शन हैं जिनका डिफरेंशिएशन करना है। जैसे कि हम लोग अगर बात करें तो पहले हम लोग कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे। पहले हम कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे, इसमें देखेंगे कि कौन सा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूटी के फॉर्मूले क्या हैं, ये सारी चीज़ें। तो हम लोग क्या करेंगे कि माइंड मैप बनाएंगे। माइंड मैप की इस चैप्टर में हमें क्या क्या खास बातें हैं और क्या क्या ध्यान देना है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे। कॉन्टिन्यूटी क्या होती है ये आपके दिमाग में बन जाना चाहिए, और इसको अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला चीज़ है जो कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे, इसके बाद फंक्शंस। कितने टाइप के फंक्शन हैं जिनकी कॉन्टिन्यूटी आपको एग्जाम में पूछ सकता है, या जिनकी डिफरेंशिएबिलिटी आपको पूछ सकता है, या फिर उतने टाइप के फंक्शन होंगे उनका डिफरेंशिएशन करना होगा। तो सारे फंक्शन को आपको एक बार अच्छे से ध्यान जरूर दे देना चाहिए। तीसरा जो है वो ग्राफ है। ग्राफ, जितने भी फंक्शन होते हैं उनका ग्राफ तो आपको ज़रूर ही आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको उसका ग्राफ पता होगा तो केवल ग्राफ देख के ही आप ये बता सकते हैं कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं और वो डिफरेंशिएबल हो सकता है कि नहीं। तो इसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो लिमिट्स के बारे में बात करेंगे कि किसी फंक्शन की लिमिट क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, राइट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी कब नहीं करेगी। तो ये चीज़ जानकारी आप लोगों को चाहिए। और इसके बाद है अलजेब्रा ऑफ लिमिट।
अलजेब्रा ऑफ लिमिट में क्या होता है कि आपको देखना होता है कि प्लस के साथ कैसे है, माइनस के साथ कैसे है, और मल्टीप्लाई के साथ कैसे है, और डिवीजन के साथ कैसे है। इसके बाद हम लोग करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में डिस्कस। डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में, किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद चेन रूल की बात करेंगे। चेन रूल के अंदर ही हम लोग पढ़ लेंगे उसी टाइम प्रोडक्ट रूल और कोसेंट रूल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कुछ फार्मूले डिफरेंशिएशन के। और आगे जो पढ़ना होगा इम्प्लिसिट फंक्शन, और इसके बाद जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फंक्शन का हमें पढ़ना है डिफरेंशिएशन, बात तो ये है, इसका डिफरेंशिएशन सीखना है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन का। फंक्शन का क्या डिफरेंशिएशन, और इसके बाद हम लोग सीखेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म का, फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और एक और लास्ट हम लोग हायर ऑर्डर का डिफरेंशिएशन हम लोगों को सीखना है। तो ये रहा हम लोगों का एक तरह से माइंड मैप, या हम लोग इन चीज़ों का डिस्कशन कर रहे होंगे इस पूरे चैप्टर में, या जब आप रिवीजन कर रहे होंगे तो इन जो ये हेडिंग्स हैं इनको आप लोग पहले लिख लीजिएगा, और इस हेडिंग को पढ़ते ही आपके माइंड में आ जाएगा कि हमें कॉन्टिन्यूटी के बारे में क्या पढ़ना है, कॉन्टिन्यू हमारा तैयार है कि नहीं तैयार है, फिर फंक्शन कितने टाइप के फंक्शन होते हैं, उन सभी टाइप के फंक्शन का क्या ग्राफ हमें पता है तो अच्छी बात, अगर नहीं पता है तो उसको ध्यान से ज़रूर देख लीजिएगा। और कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनका ग्राफ देख के ही हम लोग बता देते हैं कि वो कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, लेकिन सारे फंक्शन का ग्राफ देख के हम लोग नहीं बता सकते, या सारे फंक्शन का ग्राफ हमें पता भी नहीं होता, या जल्द से जल्द हम नहीं बना सकते। तो उन फंक्शन का ग्राफ जिनका हम जल्दी से जल्दी नहीं बना सकते हैं, उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लिमिट का हेल्प ले लेंगे, और वो अलजेब्रा ऑफ लिमिट से ही उस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं मैक्सिमम। इसके बाद हम लोग पढ़ना है डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी के बाद हमें पढ़ना है चेन रूल। चेन रूल के अंदर में सारी चीज़ें आ जाएंगी, प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल, और इसके बाद इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीखेंगे, और साथ ही साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीख लेंगे। पैरामेट्रिक फॉर्म जो है हमारा उनका डिफरेंशिएशन सीख लेंगे, और उसके बाद हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद एक बार और डबल डेरिवेटिव या फिर उसके आगे भी डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। तो इस तरह हम लोग सारे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, अगर ध्यान से आप लोग ये वीडियो देखते हैं तो। और अगर आप लोगों को ये सारा आ रहा है तो एक बार ज़रूर से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा रिवीजन आप करोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ही धीरे धीरे आपके अंदर क्वालिटी डेवलप होती रहेगी और परफेक्शन आएगा। तो परफेक्ट बनने के लिए आप लोगों को करना होगा प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और केवल प्रैक्टिस। ओके एवरीवन, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। किसी पॉइंट पे किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, या तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा या तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता है। बस दो ही चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। दुनिया में दो ही तरीके हैं प्यार करने के, एक तुझे नहीं आता और एक मुझे नहीं आता, समझ रहे हैं।
तो दुनिया में दो ही तरह की चीज़ें हो सकती हैं, या तो कॉन्टिन्यूटी होगी, मतलब कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, या तो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। या तो आप लोग कॉन्टिन्यूस डेली पढ़ाई कर रहे होंगे, या तो कॉन्टिन्यूस पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे। जैसे कि हम लोग ब्रश करते हैं, सुबह उठते हैं, सबसे पहले हम लोग जाते हैं ब्रश करते हैं, ये कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यू हम लोग डेली करते हैं। बस मैं जानता हूँ कि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डेली ब्रश नहीं करते हैं, बीच में 2 दिन ब्रेक कर देते हैं। जैसे संडे हो गया कि चलो आज तो कहीं जाना नहीं है, ऐसे ही आओ, उठे तुरंत खाना ना खा लिए, या ऐसा करना नहीं चाहिए, ठीक है। डेली ब्रश करना चाहिए। तो वो जो डेली काम कर रहे हैं, एक इंटरवल के बाद वो काम फिर से कर रहे हैं, उसके बाद फिर कर रहे हैं, फिर कर रहे हैं, कभी ब्रेक नहीं हो रहा है, तो उस तरह की चीज़ों को हम कॉन्टिन्यूस कहते हैं, या फिर उस तरह चीज़ों को कॉन्टिन्यूटी कहते हैं। जैसे कोई फंक्शन है, मान लीजिए फंक्शन है y=f(x), और इसकी कॉन्टिन्यूटी इस पॉइंट पे चेक करनी है, दैट मीन्स x=a पर। तो यहाँ से हम लोग ध्यान देते हैं इस पॉइंट पर चेक करना है कि क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। तो जैसा कि देखने में ही आप लोगों को लग रहा है, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो लिखेंगे कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट x=a। अगर और एक इस तरह का आप लोग समझ सकते हैं, ये जो फंक्शन है y=f(x) है, और हम लोग एक पॉइंट यहाँ पे बात कर रहे होंगे, और मान लीजिए b है। तो दो फंक्शन इस तरह से हैं जो इसमें एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं डिसकॉन्टिन्यूस। एट x=b। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे एक छोटा सा गैप है। अगर हम लोग यहाँ तक जा रहे हैं और यहाँ पे ब्रेक हो गया, तो ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। और इस तरह के फंक्शन जो हम लोग एक ही बार में बिना मार्कर उठाए अगर ये पूरा ग्राफ ड्रॉ कर दे रहे हैं, तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कह सकते हैं, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। कॉन्टिन्यूस, कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस तभी होगा जब इस पॉइंट से लेफ्ट में वैल्यू और इस पॉइंट के राइट में वैल्यू, तीनों वैल्यू बराबर हो जाए। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f(a) की वैल्यू अगर बराबर हो जाती है, तो इस तरह के फंक्शन को हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूस फंक्शन। और यहाँ पे ये जो वैल्यू है, यहाँ पे जो आ रहा है, और ये वैल्यू तीनों अगर डिफरेंट हो जा रहा है, तीनों में से कोई भी दो वैल्यू डिफरेंट हो जा रहा है, तो इस तरह के फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होंगे। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस तभी कहलाएगा, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि अ फंक्शन is said to be continuous at x=a if and only if अगर उस फंक्शन की लिमिट x→a f(x) की वैल्यू उस फंक्शन की a पर वैल्यू के इक्वल हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है y=f(x) ये कॉन्टिन्यूस होगा। कहाँ पे कॉन्टिन्यूस होगा, इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा। या इस लिमिट को अगर हम लोग, जैसा कि 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इस लिमिट को अगर हम देखें तो लिख सकते हैं लिमिट x→a नेगेटिव f(x), दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, और इक्वल टू लिमिट x→a पॉजिटिव f(x), दैट मीन्स राइट हैंड लिमिट, और इक्वल टू f(a). अगर ये तीनों
हमारा वैल्यू तीनों की इक्वल हो गया तो हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। कहाँ पे? एट x इक्वल टू a। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ पे लिख सकते हैं अदरवाइज द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो आप लोगों को ध्यान देना है, ये ध्यान देना है कि किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी जब चेक करने जाएं तो या तो एक तरीका हमारे पास ग्राफ वाला है। अगर आपको किसी फंक्शन का ग्राफ पता है तो आप देख के ही बता सकते हैं कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। अगर फंक्शन नहीं पता है तो या तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाल लीजिए और फंक्शन की वैल्यू निकाल लीजिए ए पर या उस पॉइंट पे जो गिवन होगा। अगर दोनों वैल्यू बराबर आ जाती हैं तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो है क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। और अगर या फिर इसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से भी लगा सकते हैं। अगर ये तीनों वैल्यू बराबर आ गए तो कॉन्टिन्यूअस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब फंक्शन को देख लेते हैं कि कितने टाइप के फंक्शन हैं जो इस चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो कम से कम उन फंक्शन के बारे में और उनका ग्राफ तो आप लोगों को ज़रूर समझ लेना चाहिए। जैसे सबसे पहले हम लोग जो फंक्शन की बात करेंगे वो पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन में जो फंक्शन आते हैं उनको अगर हम देखें तो एक फंक्शन पहला है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन दैट मीन्स कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोई कांस्टेंट है, एक्स की वैल्यू कितनी बढ़ाते जाएं बट ये वैल्यू न बढ़े। दैट मीन्स इसका जो ग्राफ होता है ये इस तरह का होता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। दूसरा जो होता है वो होता है लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, मतलब जो वैल्यू रखेंगे वही वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह के जो ग्राफ होते हैं ये होते हैं इस तरह से, ऐसे ग्राफ हो जाते हैं। तीसरा जो फंक्शन हमारा होना चाहिए पॉलिनोमियल फंक्शन के अंडर में, ये होना चाहिए क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन दैट मीन्स कि एक फंक्शन जो उसका स्क्वायर कर दे रहा हो। और एक और हम फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन के अंडर में पढ़ेंगे क्यूबिक फंक्शन। क्यूबिक फंक्शन ये होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनेगा ये ऐसे बनेगा और क्यूबिक फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा ऐसे। तो इतने फंक्शन जो होते हैं ये है पॉलिनोमियल फंक्शन के अंडर में, और ये सारे पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं एवरीवेयर। दैट मीन्स x बिलोंग्स टू R। तो लिख सकते हैं R कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। एवरीवेयर दैट इज x बिलोंग्स टू R। अगर आपको किसी भी फंक्शन जो कि वो पॉलिनोमियल हो उसकी कॉन्टिन्यूटी पूछी जाए तो बस आंख बंद करके बता दीजिए कि वो कॉन्टिन्यूअस ही होगा। वो पॉइंट चाहे 1 हो, 0 हो, 2 हो, -2 हो, कोई भी रियल नंबर हो, उन सभी पॉइंट पे जो ये फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रेशनल फंक्शन के बारे में। तो रेशनल फंक्शन जो है हमारा दूसरा फंक्शन जो है रेशनल फंक्शन होगा। तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं कि रेशनल फंक्शन क्या है। तो सेकेंड जो फंक्शन है रेशनल फंक्शन है।
रेशनल फंक्शन वो होते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, जैसे f ऑफ x इक्वल टू पी ऑफ एक्स अपॉन क्यूब ऑफ एक्स एंड क्यूब ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा होना चाहिए। अगर ये क्यूब ऑफ एक्स की वैल्यू 0 के बराबर हो गई तो ये जो होगा ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा और हम इसकी वैल्यू या इसकी कॉन्टिन्यूटी नहीं चेक कर सकते। अच्छा, रेशनल फंक्शन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे मान लीजिए साइन एक्स हो गया अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया, तो ये पॉलिनॉमियल है तो ये भी पॉलिनॉमियल ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया तो इसको हम लोग रेशनल फंक्शन नहीं कहेंगे। हम लोग ये होना चाहिए कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों ही पॉलिनॉमियल होने चाहिए और ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो पहला कंडीशन ये है किसी फंक्शन के रेशनल होने की कि p बाई क्यू के फॉर्म का हो, मतलब ऊपर भी कोई फंक्शन हो नीचे भी कोई फंक्शन हो, बट q ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0। और दूसरी बात कि ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और नीचे पॉलिनॉमियल फंक्शन नहीं होना चाहिए, दोनों फंक्शन पॉलिनॉमियल फंक्शन ही होना चाहिए। तो रेशनल फंक्शन के अंदर में एक फंक्शन आता है, रेशनल फंक्शन के अंडर में एक आता है पहला जो फंक्शन है रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन जैसे कि f ऑफ x इक्वल टू 1/x और यहाँ भी x की वैल्यू कभी बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर x की वैल्यू बराबर हो जाता है तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा और इस फंक्शन के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो इस फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी या कॉन्टिन्यूटी के बारे में भी हम नहीं बता सकते। तो जब इस तरह का फंक्शन होगा तो ये फंक्शन जो है हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा, बट x की वैल्यू केवल 0 ना हो। तो हम लिख सकते हैं कि इज कॉन्टिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू r -0। -0 का मतलब ये है कि 0 को छोड़कर सारे रियल नंबर पे ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस होगा। एक और फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू 1/x²। इसी के चाचा जी हैं और इनका जो है अगर कॉन्टिन्यूटी चेक करना हो आपको तो ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा, क्योंकि यहाँ भी x की वैल्यू कभी 0 ना हो पाए तो ये भी हमेशा कॉन्टिन्यूअस ही होगा, बट x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो इसकी अगर कॉन्टिन्यूटी आप लोगों से पूछे तो आप लोग डायरेक्ट बता दीजिएगा कि कॉन्टिन्यूअस होगा, बट x बिलोंग्स टू r -0। मतलब 0 को छोड़ के हर एक पॉइंट पे ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा। इसके बाद जो हम अगले फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे वो जो फंक्शन है हमारा मॉडुलस फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? मॉडुलस फंक्शन है। तो मॉडुलस फंक्शन की अगला जो फंक्शन है वो मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन मतलब है कि ये फंक्शन जो होगा इस तरह का होगा x - a या फिर f ऑफ x इक्वल टू x प्लस a या फिर f ऑफ x इक्वल टू mod में x। ये जितने भी फंक्शन हैं ये हमेशा 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 और हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं सारे रियल नंबर पे जो भी फंक्शन है। तो क्या आप लिखेंगे? इज
ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई भी मॉडुलस फंक्शन हो, अगर उस मॉडुलस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी की बात की जाए या आपसे पूछा जाए कि क्या मॉडुलस फंक्शन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या कॉन्टिन्यूअस होता है कि नहीं होता है, तो आप आंख बंद करके ये बोल दीजिएगा कि मॉडुलस फंक्शन दुनिया में चाहे जैसा भी हो वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा। दैट मीन्स वो रियल नंबर के हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा। इसके बाद जो हम लोग फंक्शन की बात कर रहे होंगे वो होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। दैट मीन्स कि f ऑफ x इक्वल टू इन ब्रैकेट x। इस तरह की चीज़ें आपको जहाँ दिख जाए वो एक तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं हमेशा कॉन्टिन्यूअस ही होते हैं। जैसे एक बात कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे 2.9 दे दिया तो इसकी जो वैल्यू हो जाती है वो 2 हो जाती है। दैट मीन्स कि अगर ये इंटीजर नहीं है, ठीक है, अगर ये इंटीजर नहीं है तो इससे सबसे पास वाले छोटे और पास वाले मतलब कि पास वाली जो इंटीजर होता है वो वैल्यू दे देता है। तो नॉट इंटीजर या नॉन इंटीजर, अगर नॉन इंटीजर अगर हैं तो ये दे देता है स्मॉल इंटीजर। मतलब उसके पास वाली सबसे छोटी इंटीजर ये देता है। इसी का मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मतलब 2.9 तक सबसे बड़ा जो इंटीजर है वो 2 है। अगर 2 है और 2 तो इंटीजर है, आप जान ही रहे हैं, तो 2 अगर इंटीजर है तो इसकी वैल्यू 2 ही आ जाएगी, मतलब सेम इंटीजर आ जाएगा। तो इस तरह के फंक्शन को हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। और ये जो फंक्शन होता है इज ऑलवेज continuous at x equal x belongs to R. That means everywhere तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है पूरे रियल नंबर में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर इंटीजर के अलावा कोई वैल्यू इस ब्रैकेट में दिया हुआ हो तो इस इंटीजर तक, दैट मीन्स 2.9 तक सबसे बड़ा जो इंटीजर है वो 2 है, तो ये 2 दे देता है। इसका अगर ग्राफ अगर आप लोग देखना चाहोगे तो मान लीजिए यहाँ पे 0 है और यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा और यहाँ 4 होगा। तो 0 से लेके 0.999 तक ये जो वैल्यू होगा वो 0 ही देगा। फिर 1 से लेके इधर भी अगर 1 बना लें, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, 1 से लेके 1.999 तक में जो वैल्यू देगा वो देगा, ये देगा। और अगर इसके ऊपर आते हैं 2 से अगर 2.999 तक आते हैं तो वैल्यू देगा 2, और अगर 3 से कुछ आते हैं तो इस तरह वैल्यू देगा। तो इस तरह इसका ग्राफ है और ये जो फंक्शन है ये हमेशा ही कॉन्टिन्यूस होगा, चाहे किसी भी पॉइंट पे आपसे पूछ ले। तो डायरेक्ट जिस पॉइंट पे ही आपसे पूछेगा आप बता दीजिएगा कि ये जो फंक्शन है वो हमेशा कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। इसके बाद जिस फंक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं एक और फंक्शन है जिसका नाम है सिग्नम फंक्शन। तो पांचवा जो फंक्शन है वो सिग्नम फंक्शन है। और ये फंक्शन हर जगह आपको इस चैप्टर में दिखेगा ही दिखेगा। जैसे ये फंक्शन जो है इस तरह से आपको दिखाई देता है, मतलब फंक्शन एक ही रहता है लेकिन इसके 2 या 3 या 4 वैल्यू आते हैं।
इसकी वैल्यू -1 है इफ़ x इज ग्रेटर लेस देन 0। जब x की वैल्यू यहाँ हम 0 से छोटा रखेंगे तो ये फंक्शन की वैल्यू फंक्शन, तो पांचवा जो फंक्शन है वो सिग्नम फंक्शन है। और ये फंक्शन हर जगह आपको इस चैप्टर में दिखेगा ही दिखेगा। जैसे ये फंक्शन जो है इस तरह से आपको दिखाई देता है, मतलब फंक्शन एक ही रहता है लेकिन इसके 2 या 3 या 4 वैल्यू आते हैं। इसकी वैल्यू -1 है इफ़ x इज ग्रेटर लेस देन 0। जब x की वैल्यू यहाँ हम 0 से छोटा रखेंगे तो ये फंक्शन की वैल्यू -1 हो जाएगा, और x की वैल्यू 0, f(x) की वैल्यू 0 आएगी जब x की वैल्यू 0 रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे, और 1 देगा इफ़ x इज ग्रेटर। मतलब इस तरह का फंक्शन होता है, यहाँ पे 0 की जगह कोई भी पॉइंट दे सकता है और ये वैल्यू भी चेंज होते रहते हैं। इस तरह के फंक्शन को हमेशा हम लोग सिग्नम फंक्शन कहते हैं। और इसकी जब कॉन्टिन्यूटी आप लोग चेक करने जाओ तो ये जो फंक्शन है एक्चुअल में हर जगह कॉन्टिन्यूअस होता है, केवल ये जो यहाँ पे गिवन पॉइंट होते हैं, कभी कभी यहाँ तो 0 है, केवल एक ही पॉइंट है, कभी कभी 2 या 3 या 4 पॉइंट भी आ जाते हैं, तो केवल उन्हीं पॉइंट पे आप लोग इनको चेक कर लिया करो कि कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। आप लोगों को बस 0 पे इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये फंक्शन हमें देख के लग रहा है कि देखिए तीनों जो वैल्यू हैं वो डिफरेंट हैं, इसलिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो लिखेंगे कि ये डिसकॉन्टिन्यूअस होगा केवल 0 पे, दैट मीन्स ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा हर एक जगह पूरे रियल नंबर में 0 को छोड़ के। तो हम लिख सकते हैं इज continuous at x belongs to R माइनस। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे कि आपका क्वेश्चन कैसा है। जिस तरह की वैल्यू दिए रहेंगे आप वहाँ पे चेक करोगे, ठीक है। इसका अगर ग्राफ बनाना चाहें हम लोग तो देखिए 0 से x की वैल्यू जब 0 से छोटा है, दैट मीन्स x की वैल्यू जब इधर है तो y की वैल्यू जो है या f(x) की वैल्यू -1 है। f(y) मतलब यहाँ पे, तो जितने भी x की जितने भी वैल्यू हैं आप रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए यहाँ पे। y की वैल्यू जो आएगा आपका -1 आएगा, और 0 पे 0 आएगा, 0 पे 0 आएगा, और 0 से बड़ा जैसे ही आप रखते हैं तो y की वैल्यू जो हो जाएगा, यहाँ पे -1 है, यहाँ 0 है, यहाँ पे 1, तो ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये आपका इसका ग्राफ होगा और ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन उन पॉइंट पे आपको ध्यान देना होगा या उन पॉइंट पे इसकी कॉन्टिन्यूटी आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद जो अगला फंक्शन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जिसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा होगा तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इसके अंदर तो आप जानते हैं कितने टाइप के फंक्शन आते हैं। जैसे पहला अगर मान लें f(x) है, ये क्या है sin x। तो sin x का ग्राफ बनाइए और ग्राफ देखिए कि क्या ये sin x का ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। तो आराम से बना सकते हैं आप लोग। आप देखिए ये ग्राफ कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस है, अदरवाइज नहीं है। तो ये जितना आगे बढ़ते जाएंगे कहीं ब्रेक होने वाला नहीं है, तो ये कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा। तो लिखेंगे दैट मीन्स एवरीवेयर।
मतलब साइन एक्स में जो साइन एक्स का ग्राफ होता है वो किसी भी पॉइंट पे आपको रियल नंबर में, चाहे इधर पॉजिटिव पूछे चाहे नेगेटिव पूछे, हर जगह कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा। और अगर बात करें हम लोग एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स की, तो सबसे पहले आप लोगों को इसके ग्राफ के बारे में देखना होगा या फिर समझना होगा। और इसका ग्राफ तो आप लोग जानते ही हैं कि कॉन्टिन्यूअस होता है, इधर पॉजिटिव साइड में या नेगेटिव साइड में, दोनों साइड में कहीं भी इसका ग्राफ देखेंगे तो ब्रेक नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी कॉन्टिन्यूअस ही है एट x belongs to real number, that means everywhere। इसके बाद हम लोग बात करेंगे tan जो फंक्शन है tan x का। तो tan x का हम अगर कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात करें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। और कोई भी फंक्शन होता है जिसमें डिनोमिनेटर जो होता है जीरो नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स कि cos x जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जीरो हो जाएगा तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा और इसकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग cos x की वैल्यू देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ जीरो होता है और उन पॉइंट्स को छोड़ के बाकी सभी पॉइंट पे ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस होगा। तो cos x इक्वल टू अगर जीरो है तो x की कौन कौन सी वैल्यू है जिन पे cos x की वैल्यू जीरो आती है, तो आप जानते हैं 2n + 1 π/2। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 जो होता है, जितने भी पॉइंट इसमें आएंगे वेयर n बिलोंग्स टू z, इंटीजर्स होते हैं और इसमें जो भी वैल्यू आते हैं उन पॉइंट पे cos x की वैल्यू जीरो आएगी। अगर cos x की वैल्यू जीरो आई तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। दैट मीन्स इन पॉइंट को छोड़ के जितने भी पॉइंट्स बचते हैं वो सारे पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। तो लिखेंगे इज continuous at x belongs to real number minus 2n + 1 π/2। इन पॉइंट्स को छोड़ के ये जो पूरा तो हम लोग अब cot x की कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे। तो cot x को हम लोग लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x। और इसको अगर हम देखें तो sin x की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही sin x की वैल्यू जीरो होगी ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा और इसके हम क्वांटिटी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो यहाँ पे sin x की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो हम देख लेते हैं कि sin x जीरो कहाँ कहाँ होता है। तो sin x की वैल्यू जीरो आती है जब x की वैल्यू n पाई होता है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। दैट मीन्स कि इस पॉइंट पे sin x की वैल्यू जीरो होगी और cot x अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इस पॉइंट को हम माइनस कर दें अगर रियल नंबर से, तो सारे पॉइंट पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग f ऑफ x इक्वल टू cot x इज कॉन्टिन्यूस at x belongs to r minus n pi, where n belongs to integers। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं cot x के बाद sec x और cosec x की। तो f ऑफ x इक्वल टू sec x है। sec x को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos x और cos x की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। और देखते हैं, आप लोग अभी डिस्कस हमने किया था cos x की वैल्यू जीरो होती है कब, जब x की जो वैल्यू होती है वो 2n + 1 π/2 होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को
माइनस कर लेंगे रियल नंबर से, तो लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज, या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स बिलोंग्स टू, या फिर हम लोग यहाँ लिख देते हैं एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस 2n+1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। और इसके बाद एक और फंक्शन बच जाता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स। कोसेक एक्स की कॉन्टिन्यूटी की बात करनी है तो कोसेक एक्स की कॉन्टिन्यूटी निकालने से पहले हम लोग इसको सिंपल कर लेते हैं 1/sin x। और आप जानते हैं डिनोमिनेटर कभी भी 0 की इक्वल में नहीं रहना चाहिए। तो अब देख लेते हैं कि sin x की जो वैल्यू है वो 0 कब कब आती है, तो x की वैल्यू जब n पाई होती है तभी sin x की वैल्यू 0 होती है। तो इसी पॉइंट को हम माइनस कर लेंगे रियल नंबर से, तो लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस n पाई। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस होता है केवल अपने डोमेन में। तो डोमेन कहना तो आसान होता है, लेकिन समझना और भी ज़्यादा आसान इस तरह हो जाएगा। डोमेन कहना एक अलग बात होगी और ये हर एक पॉइंट हम लोग निकाले। यहाँ जैसे ही n की वैल्यू आप रखते जाओगे वो सारे पॉइंट्स फाइंड आउट हो जाएंगे जिस पे कोसेक एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स, टेन एक्स ये सारी चीज़ें कॉन्टिन्यूअस हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद हम लोग जो फंक्शन की बात करेंगे वो फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात करेंगे, उसका ग्राफ देखेंगे। तो आइए देखते हैं। इसके बाद हम लोग बात जो करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है हम लोग लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। इस तरह का फंक्शन होता है। अगर इसके ग्राफ के बारे में हम लोग देखें तो इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है, और इस ग्राफ को देख के आप लोग केवल बता सकते हैं कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। तो क्या कहते हैं आप लोग, ये जो फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स या ई टू द पावर एक्स इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। At everywhere, that is x belongs to r। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं वो किसी भी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होते हैं, चाहे जो भी पॉइंट हो। तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करेंगे। तो आइए लॉगरिथमिक फंक्शन को देख लेते हैं। अच्छे से आप लोग समझते रहिएगा। कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर हमें बता दीजिएगा कि कहाँ डाउट आ रहा है, हम लोग उस सेक्शन को और एलिब्रेट कर सकते हैं। अगला जो फंक्शन है आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है। दैट मीन्स जो एफ ऑफ एक्स है वो लॉग एक्स की तरह है। अगला जो फंक्शन है वो लॉगरिथमिक फंक्शन है और इस तरह का होगा। इसका ग्राफ आप लोग जानते होंगे
इसका ग्राफ आप लोग अच्छे से देख लीजिए कैसा होता है और उसके बाद आप लोग बताइएगा। इसका ग्राफ होता है ऐसे, और इस ग्राफ को भी देख के आप लोग कह सकते हैं कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन x की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि x इज नॉट, x इज यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रेटर देन 0। यहाँ पे x की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह के फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं। लिख सकते हैं कि f of x इक्वल टू log x इज कॉन्टिन्यूअस एट x belongs to 0 to infinity open interval। दैट मीन्स 0 और इन्फिनिटी को छोड़ के इनके बीच जितनी भी वैल्यूज होंगी उन सारी वैल्यू पे log x जो होगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा, और नेगेटिव की बात नहीं करेंगे। x की वैल्यू नेगेटिव हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जैसे ही x की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं log x अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अगले क्वेश्चन को।